की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज फॉर्मेलिटी मैथमेटिकली इक्वल टू मोलैरिटी। तो फिर क्या होगा, तो इसमें बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि जब फॉर्मेलिटी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो होता क्या है कि जैसे अपन कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लें, लाइक सॉलिड स्टेट हो या लिक्विड स्टेट हो, गैसीय स्टेट हो, तो लेकिन जब कोई, तो इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की स्टडी करते हैं। लेकिन जब कोई आयनिक सॉलिड होता है, और आयनिक सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, तब ऐसे केस में वहाँ पे ग्राम फार्मूला मास यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के लिए। तो होता ये था कि जो आयनिक सॉलिड होते थे उनका कंसंट्रेशन फॉर्मेलिटी यूनिट में एक्सप्रेस करते थे। तो अब ये ऐसा नहीं है, अब अपन सबके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैथमेटिकली इक्वल टू मोलैरिटी, बट इट इज यूज्ड व्हेन any ionic solute is used or dissolved in the solution. In this case, in place of GMM, gram molecular mass, the term GFM, gram formula mass, is used in the mathematical expression as like as molarity. तो इसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी का मतलब ये है, यूनिट फॉर्मल होती है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो ये अपनी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है। इसमें फर्स्ट मेथड टू 9th मेथड तक आते आते हमारे पास लगभग 35-36 फार्मूले हो जाते हैं, जिसमें से 8-10 फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो कि बुक्स में उनके क्वेश्चन दिए हैं। आप अप्लाई करिए अभी, और जब रेगुलर क्लास होंगी तो उसको तो कंप्लीट डिस्कस होगा ही, आप उसको देखते जाइए कैसे है, क्या है, बन नहीं रहा तो उसका सलूशन चेक करिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर के उस पोर्शन पे एंटर करते हैं जो 12th वालों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि ये मेथड वगैरह हम लोग 11th में भी इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब जब अगला पोर्शन है उसमें अपन सलूशन के कुछ क्राइटेरिया रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग आगे पढ़ते हैं। इसमें हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ आता है, फिर राउल्स लॉ पढ़ते हैं, तो फिर कुछ और नया आता है, सॉल्यूशन के टाइप आते हैं, और फिर जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नंबर आता है। तो अब सबसे पहले तो ये कि हमारा जो सॉल्यूशन कितने तरह के हैं। तो भाई सॉल्यूशन हम कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, उसकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब करते हैं। सिंस we are use a three physical state of the component solid, liquid and gas, therefore there are 9 type of solution are possible for solute and solvent for different physical states. but आप ये सोचो कि लैब में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, जेन्युइन प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, तो आपका सॉल्वेंट कौन से स्टेट में होता है। तो स्वाभाविक है लिक्विड स्टेट ही यूज़ करते हैं अपन, लिक्विड्स होंगे, वाटर होगा या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, इन जनरल लिक्विड ही होगा। तो जो आपका सिलेबस है वो डिस्क्राइब्ड है, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा। अब सॉल्यूट क्या होगा, तो आप देखते हैं प्रैक्टिकल करते समय कि आप लिक्विड में लिक्विड भी मिलाते हैं, कि भाई पानी में HCl मिला दिया है ना। आप लिक्विड में सॉलिड तो मिलाते ही मिलाते हैं, बहुत सारे साल्ट पाउडर आते हैं, क्रिस्टल आते हैं, उनको हम डिज़ोल्व कर देते हैं। और एक होता है गैस को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड पे। अब तो 3 तरह के सोल्यूशन हमारे सिलेबस है, एक सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड, और तीसरा गैस सॉलिड इन लिक्विड, सेकेंड वन इज लिक्विड इन लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस इन लिक्विड, अपना सॉल्वेंट लिक्विड। तो अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो है सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ऐसे केस में वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जिनको अभी इतना ज़्यादा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधा ही दिमाग में रखो कि इनिशियल फेज में जब सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो याद करो, जब अपन बॉर्न हैवर साइकिल पढ़ रहे थे या केमिकल बॉन्डिंग में अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड पढ़ते थे, या जिनने नहीं पढ़ा है तो वो सुनेंगे या 11th में चेक करेंगे या इस चैप्टर में भी चेक करेंगे। तो अपन इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो ये है कि चलो इसको एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं।
NaCl मेरे पास क्रिस्टल है। तो जब NaCl का क्रिस्टल है तो आप समझो कि NaCl बना कैसे। तो भाई अब इसके वही पूरा बॉर्न नेवर साइकिल होगा, लेकिन अभी इनिशियली हम ये कहते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस आयन से मिलके बना है। क्या हुआ, तो Na प्लस Cl माइनस आयन जो है उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे के क्लोजर आए और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो कि 3D क्रिस्टल लैटाइस है उसमें अरेंज हो गए। तो इससे क्या हुआ, बोले इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। एंड वी आर नो दैट एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एनर्जी लॉस आल्सो इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटेंट एनर्जी। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी लॉस बढ़ेगा। ठीक, कौन सी एनर्जी निकल गई, बोले यार क्रिस्टल बना है, लैटाइस बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी निकली है उसको हम लैटाइस एनर्जी कहते हैं। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बोले यार कि जब केमिस्ट्री में हम किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ ऑल मोल का यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पे इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं। तो डिफाइन करेंगे, बोलेंगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल is formed by their constituent ions, then the total amount of energy evolved in the process is termed as lattice energy. When 1 mole of crystal lattice of any ionic solid is formed by their constituent ions, then the amount of energy released in the process is termed as lattice energy. Okay, clear? अभी lattice energy निकल गई, एक फैक्टर हो गया। अब जब लैटाइस एनर्जी निकल गई तो इस NaCl को मैं पानी में डिजॉल्व कर दूँ, पानी में डिजॉल्व कर दिया तो क्या हुआ, बोले Na प्लस और Cl माइनस जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था एक सर्टेन डिस्टेंस पे थे। तो पानी में क्या होता है भाई, पानी का होता है K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना है, 81। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम में अपन डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 kr स्क्वायर। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो 81 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स 81 टाइम्स कमजोर हो गया। अब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो जब फोर्स 81 टाइम्स कमजोर होगा तो 81 का स्क्वायर यानी लगभग 6500 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो आयन दूर हो जाएंगे। जब आयन दूर हो जाएंगे तब क्या होगा, तब पानी जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, और सब जानते हो आप पानी में कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ये O नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि ये वाटर मॉलिक्यूल उन आयंस के क्लोजर जाएगा, Na प्लस को चारों तरफ से घेर लेगा, कौन, O माइनस, और Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लेगा, कौन, H प्लस, यानी Na प्लस को O माइनस घेर लेगा, Cl माइनस को H प्लस घेर लेगा। अब ये घेर लेगा तो साइंटिफिक टर्म क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस पे स्टिक हो जाना, चिपक जाना। तो अपन बोलेंगे कि when NaCl is dissolved in water, then in this case polar water molecule adsorb the surface of ions। तो इससे क्या हुआ, बोले यार ये प्रोसेस कुछ कहलाती है क्या, बोले हाँ, when polar molecule of water adsorb the surface of ion, then the process is known as hydration process, and when any other solvent used in place of water, then the process is known as solvation process। तो आप कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस हुई है ये सॉल्वेशन प्रोसेस है या हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो जब हम हाइड्रेशन बार बार सुनते हैं हर चैप्टर में, तो उसका मतलब अपन सिंपल वे में ये कहते हैं कि पोलर वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब द सरफेस ऑफ एनी आयन, देन द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। एंड अब इसमें आप कभी एक्सपीरियंस करोगे कि जब ऐसा केस होगा तो स्वाभाविक है, ये क्या हो रहा है, फोर्स टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, कुछ फिनोमिना हो रहा है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन और एड्सॉर्प्शन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ आयन इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी इन दिस केस ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
तो अपने पास एक हुई लैटाइस एनर्जी, एक हुई हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप समझो ये कि मैं NaCl को घोलना चाहता हूँ पानी में, तो दोनों में से कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी तो घुलेगा? एक लैटाइस एनर्जी। अब लैटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो NaCl बहुत तगड़ा होगा, घुलेगा, हम तो नहीं घुलेंगे भाई। तो फिर पानी का जो हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर है वो जब ज़्यादा होगा तो वो NaCl को उससे फाइट करेगा और उसको ब्रेक करेगा। यानी दिमाग में ये बैठाना है कि when any ionic solute is dissolved in liquid solvent like water, then two factors are responsible for the solubility of the salt or solute. First one is lattice energy and the second one is hydration energy. And when in this case we can say that the most important term जो कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन आप डिबेट में यूज़ कर सकते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी की कंडीशन इस केस में क्या होगी कि एनी आयनिक सोल्यूट और एनी सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन और हायर देन द वैल्यू ऑफ लैटाइस एनर्जी। अब इसमें जो मैंने आपको समझा दिया तो आप थोड़ा बुक में देखो, बुक में चित्र बने हैं, स्ट्रक्चर बना है, समझाया है, इसमें टेम्परेचर फैक्टर दिया है, फोर्स, डिस्टेंस, बहुत कठिन नहीं है, आप समझ सकते हो। ये बातों को समझो तो आपको वो चीज़ें इजी लगेंगी, तो इस पे ध्यान देना है। दूसरा फैक्टर जो है वो है कि भाई दूसरा सोल्यूशन हम लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन अपन को कंसर्न होना है कि भाई अभी हम तो इनिशियल फेज में सोल्यूशन बनाना है, तो लिक्विड लिक्विड के लिए क्या लगेगा? तो बोले यार इसमें सिर्फ ये लॉजिक लगानी है पहले कि यार घुलेगा कि नहीं घुलेगा, बस ज़्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं होना है। बाकी एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो आप फैक्टर्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो इसके लिए हम सीधा एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्या? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जिस नेचर का होगा वो उस नेचर में घुलेगा। पोलर डिसॉल्व्ड इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर, बट पोलर इज नॉट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर एंड वाइस वर्सा। तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप क्लियर हो सकते हो कि अब भाई हम कैसे इसको समझें। बोले यार इतने सारे सॉल्वेंट हैं, सल्यूट है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग में लगा के आप अपना सिलेबस पे जाते हैं। हमारे को यूज़ कौन किसका होना है? लैब में पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों। पोलर सॉल्वेंट के रूप में आप यूज़ करते हो ओनली वाटर, अभी की बात करें तो ओनली वाटर। नॉन पोलर में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ होता है, बेंजीन यूज़ होता है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है, टॉलुइन यूज़ होता है। तो आप दिमाग में रखो कि जो पोलर होगा पानी में घुलेगा, जो नॉन पोलर होगा वो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेगा। बाकी और फैक्टर्स अभी बाद में बात करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि तीसरा गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड की जब बात करते हैं तो ऐसे केस में आप पहले तो एक जनरल थीम समझो कि कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व है। इसका मतलब आप इसकी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व है, सोचो आप। तो आप देखोगे कि आपकी डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो आज गर्मी के सीज़न में बहुत यूज़ होता है, कोल्ड ड्रिंक। अब आजकल नहीं यूज़ हो रहा होगा, तो वो है अपन कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक ले लेते हैं, एरेटेड बेवरेजेस ले लेते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि यार कोल्ड ड्रिंक में गैस CO2 गैस डिसॉल्व है लिक्विड सॉल्वेंट में। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक में आपकी डिमांड क्या है? बोले यार चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, ओके। दूसरा उसका नोज़ल ढक्कन बंद होना चाहिए। तो हमको ये बिना पढ़े मालूम है कि यार ठंडा कोल्ड ड्रिंक होता है तो उसमें CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हम महसूस करते हैं अंदर, और साथ में वो नोज़ल बंद होता है तो हमको मालूम रहता है कि अंदर गैस डिसॉल्व है, नोज़ल खुल जाएगा तो गैस उड़ जाएगी। यानी यही तो साइंस है इसमें कि यार when any gas is dissolved in liquid then the two factors are responsible for the solubility of the gas.
फर्स्ट वन इज अ टेम्परेचर फैक्टर। पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमको ठंडा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, यानी ये तय हो गया कि जो गैस है वो डिज़ोल्व हो रही है लो टेम्परेचर पे। तो ये तो क्लियर है आपको, लेकिन इसको साइंटिफिकली कैसे बोले? तो जब आपको आंसर मालूम है तो आप उसको साइंटिफिकली अप्रोच करोगे और बोलोगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कोई भी गैस जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है तो ये टिपिकल एग्जांपल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। As we know that since the process is exothermic nature, therefore according to Lee-Satellite principle, अपन थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम लगाएंगे कि भाई ली-सातेले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है therefore there is no any need to increase the temperature. Therefore, to maintain the equilibrium or to increase the solubility of the gas, temperature should be low as possible as. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैस जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा लो हो उतना अच्छा है, तो लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सेकेंड फैक्टर इज द प्रेशर। अब प्रेशर में आपको ऑलरेडी मालूम है कि बाहर जिस कंडीशन में हम हैं वो 1 atm प्रेशर है। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर 1 atm प्रेशर तो नहीं है, आप जानते हो, नोजल बंद है, क्योंकि आप जब ढक्कन खोलते हो तो गैस निकलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इसका मतलब है कि यार उस बॉटल के अंदर प्रेशर तो ज़्यादा है। तो आपको ऑलरेडी आंसर मालूम है कि गैस डिज़ोल्व होती है लिक्विड सॉल्वेंट में हाई प्रेशर पे। तो इसके लिए क्या हुआ कि आपको आंसर तो मालूम है, लेकिन इसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है? तो एक हेनरीज लॉ चलता है। हेनरीज लॉ सुनने में बहुत ईजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े तगड़े आए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दिए हैं, दिनेश प्रदीप वगैरह में भी 4 क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है। अमेजिंगली है कि पिछले 20-25 सालों में उन्हीं 4 में से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए। आप देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। इवन 12th में भी क्वेश्चन आए सीबीएसई में। तो आप कोशिश ये करो कि पहले समझो, फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हेनरी क्या कहते हैं? तो जब हेनरीज लॉ लिखने को आता है, जो कि बहुत कम आया है, तो आप राइटिंग के लिए हेनरीज लॉ वही यूज़ करोगे जो 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। क्या था वो? कि बोले यार कि मेरे पास कोई गैस है, उसको मैं डिज़ोल्व करना चाहता हूँ। कहाँ? लिक्विड सॉल्वेंट में। तो भाई क्या होगा? मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, गैस डिज़ोल्व कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, खूब प्रेशर लगा रहा हूँ। जितना प्रेशर बढ़ाता हूँ गैस उतनी खुलती है। बस यही रूल है। क्या? कि एट गिवन कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर व्हेन एनी gaseous solute is dissolved in liquid solvent, then the dissolved mass or dissolved amount of any gas is directly proportional to applied pressure. क्या सुना आपने? कि when at given condition of the temperature, when any gaseous solute is dissolved in the liquid solvent, then the dissolved mass of the gas is directly proportional to applied pressure. Okay? यानी हम ये कह रहे हैं कि m mass of the gas is directly proportional to p. Therefore, अपन मैथमेटिकली बोलेंगे m proportional to p. तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, आइडिया है, इसको हम kh कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। अब आप खुद समझो कि ये तो आपको लिखने को आया, राइटिंग के लिए आया तो ठीक है। मैथमेटिकली दिस रूल इज यूजलेस, दिस एक्सप्रेशन इज यूजलेस। तो अब क्या होता है, इसकी समझ होनी चाहिए। तो आप बहुत सीरियसली एक चीज़ को समझना, जो बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने के, इवन कॉम्पिटिशन्स में आए, टफ माने जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हेनरी लॉ की जब बात आती है तो इसी पे फुल स्टॉप हो जाता है। तो आप दिमाग में आपकी घंटी बजनी चाहिए कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन हेनरी लॉ इज, तो आप ध्यान से सुनना कि जब मैं कैलकुलेशन यूज़ करूँगा, करना चाहता हूँ, या आपको दूंगा, या बुक से आप करोगे, तो ऐसे केस में
आप क्या सोचोगे कि भाई मैंने गैस को डिज़ोल्व किया है, तो गैस को जब डिज़ोल्व किया है तो ऐसे केस में कैलकुलेशन क्या बनेगा, हेनरी क्या कहते हैं? तो हेनरी कहते हैं कि यार जो गैस डिज़ोल्व हो रही है, तो अब इसमें अभी कह रहा था राइटिंग के लिए कि मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, m प्रोपोर्शनल टू p। इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, और उल्टा करने के बाद अपन जानते हैं कि कैलकुलेशन हम मोल टर्म में करते हैं, पहला। दूसरा, हम सल्यूट में सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट पे गैस बहुत बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व करते हैं, लेस अमाउंट में। तब आप ये समझो कि हेनरी कहते हैं कि फॉर कैलकुलेशन द एक्सप्रेशन इज एज स्टेटमेंट, कि जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर, अब ये ध्यान देना है, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, ओके। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, कंपोनेंट होता है। हेनरी कांस्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक प्रेशर यूनिट में यूज हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए आप यूज करोगे क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर? तो इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। पहला कि सल्यूट बहुत नेग्लिजिबल है, गैस बहुत नेग्लिजिबल है। दूसरा, सॉल्वेंट लिक्विड है और वो लिक्विड वाटर है, जब तक कि कोई और ना दिया हो तो वाटर सॉल्वेंट है, और 99% वाटर ही दिया जाएगा। तीसरी बात, वाटर की मोलैरिटी कल परसों बताया 55.5 होती है, यानी वाटर को 1 लीटर में ही यूज़ करते हैं। तो उसका जो 1 लीटर है, डेंसिटी 1 है, तो उसका जो मास आएगा वो 1000 ग्राम आएगा। GMM 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000/18 ऑलवेज इक्वल टू 55.5 व्हेन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो आप ध्यान से एक चीज़ को समझना कि हेनरी कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर? जब आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करोगे तो इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब गैस डिसॉल्व्ड है कहाँ? पानी में। आपको हमेशा ध्यान देना है कि पानी के मोल दिए हैं तो ठीक है, जो कि बहुत रेयर है, नहीं दिए जाते, तो ऐसे केस में पानी के मोल आप ढूंढने लग जाओगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो मोल को ढूंढना नहीं, दिमाग में रखना है कि 1 लीटर के लिए ही सॉल्युबिलिटी डिस्क्राइब्ड है, तो हमारा जो पानी के मोल होंगे वो हमेशा 55.5 हो। तो आप थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो होगा वो आप जानते हो कि मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर होगा। क्लियर है? अब जब हमारा फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस 55.5 when the number of moles of water are not given. In most of the question there is no condition to express the value of moles of water or the amount of water. Therefore you should be known that if the number of moles or amount of water is not given in a question, then we should always use the 55.5 number of moles of water in case of Henry's law or calculation of Henry's law. अब इसमें आप देख समझ सकते हो कि ये फार्मूला लगा। अब आप बुक में जब ध्यान से देखोगे तो यार थोड़ा सा इजी कर दें अपन। अब मैंने क्या बात बताई थी फर्स्ट कि यार जो सल्यूट है यानी गैस है वो बहुत 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 कम है। तो अच्छी बात ये है कि कैलकुलेशन में आपको एनसीईआरटी में और ये समझा दिया कि यार टाइम वेस्ट होगा, तो मान लेते हैं कि गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बहुत 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 कम है मोल्स ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूँगा कि मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। इससे मेरा टाइम बचेगा और बहुत सारा टाइम बचेगा।
तो ऐसा करने के बाद मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन 55.5। इस छोटे से फार्मूले से बड़े बड़े न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो आप इसको देखो, ध्यान दो। सॉल्यूशन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन है। पहले आप इजी वाले 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आएगा। फिर आपको ये ध्यान देना है कि ये P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो एक क्वेश्चन लगाने से ही शार्पनेस आएगी। तो आप इसको अप्लाई करो। इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे वेपर प्रेशर के फैक्टर्स, राउल्ट्स लॉ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल, और इनके कैसे स्टडी की जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप स्टडी करिए, बुक सामने रख के पढ़िए, और बहुत ज़रूरी है कि ये बने आपसे। अभी आप इसको सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे जब क्लासेस रेगुलर होंगी तो बहुत इजीली आपसे बनेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू।